गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है, क्या पति पत्नी की संपत्ति का झगड़ा फैमिली कोर्ट सुलझा सकता है। इस उत्तर का जवाब हमें सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले में मिलता है, जो के ए अब्दुल जलील विरुद्ध टी ए शाहिदा AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट 3184। इस फैसले पे हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे और साथ ही हम इस मामले की क्या पृष्ठभूमि है इस पर भी चर्चा करेंगे। इसमें कानूनी प्रश्न क्या उत्पन्न हुए हैं उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है इस पर डिटेल से जानेंगे हम सर आज, और महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी हम इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जजमेंट के जो प्रमुख पॉइंट हैं, इस जजमेंट को मैंने ई बुक के अंदर पूरा प्रिंट किया है। ई बुक के अंदर से मैं जो जजमेंट है उसके अंदर से भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, और इसके बाद फिर जो मैंने ई बुक को 12 अध्यायों में बनाया है आप लोगों के लिए, उससे भी मैं आपका परिचय करा दूंगा। और उसके अलावा उस ई बुक के अंदर जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उससे भी मैं आपका परिचय करा दूंगा। आज का वीडियो काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, और यह वीडियो हमारा कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की धारा 7C से संबंधित है सर। जैसा कि आप जानते हैं कि कुटुंब न्यायालय अधिनियम को फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 भी कहा जाता है, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984 भी कहा जाता है। भारत गणराज्य के 35वें वर्ष में संसद द्वारा इसको बनाया गया है, और इसमें कुल 1 लगायत 23 धाराएं हैं। इसी में धारा 19 अपील से संबंधित है, जिसमें अपील के प्रावधान के बारे में बताया गया है, और भी महत्वपूर्ण धाराएं। लेकिन चूंकि हम आज बात करेंगे धारा 7C से, धारा 7C जो कि वैवाहिक संबंधों के दौरान पति पत्नी के द्वारा या विवाह होने के बाद कोई संपत्ति खरीदी जाती है और उस संपत्ति को लेकर दोनों के बीच में कोई झगड़ा पैदा हो जाता है, तो क्या यह मामला सिविल न्यायालय में जाएगा या कुटुंब न्यायालय के द्वारा इसका फैसला किया जाएगा। इन दोनों महत्वपूर्ण टॉपिकों पर सर हम आज चर्चा करेंगे। तो इसी के लिए सर मैंने एक ई बुक भी तैयार की है। आपको ई बुक पर जाने से पहले मैं बता दूं कि उस ई बुक में जो महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने शामिल किए हैं उनका परिचय तो मैंने आपको बता दिया है, और आगे की जानकारी सर मैं आपको ई बुक के अंदर से ही देता हूं। जैसा कि सर आज का हमारा जो टाइटल है कि क्या पति पत्नी के बीच में संपत्ति के झगड़े को फैमिली कोर्ट के द्वारा सुना जा सकता है और फैसला दिया जा सकता है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये क्षेत्राधिकार से जुड़ा हुआ टॉपिक है सर, जिसे हम जुरिडिक्शन भी कहते हैं। और ये कुटुंब न्यायालय अधिनियम के अध्याय 3 की धारा 7 में बताया गया है, अधिकारिता जिसको हम कहते हैं। और हमारा जो प्रश्न है और आज के वीडियो का जो टाइटल है वो स्पेशल धारा 7C से जुड़ा हुआ है, जिसको 7गा भी कह सकते हैं। तो पहले मैं सर आपको पढ़ के बता देता हूं, क्योंकि धारा 7 पारिवारिक न्यायालय अधिनियम की क्या है इस पे मैं स्पेशल वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल पर वो अपलोडेड है। और आज हम एक विशिष्ट प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं जो कि बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस पे एक ऐतिहासिक फैसला भी है, लैंडमार्क जजमेंट जिसे हम कहते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, उस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। धारा 7गा जो कहती है, बड़ी छोटी सी धारा है सर लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। किसी विवाह के पक्षकारों के बीच ऐसे पक्षकारों की या उनमें से किसी की संपत्ति की बाबत कोई विवाद या कार्रवाई का क्षेत्राधिकार कुटुंब न्यायालय को होगा। ये धारा 7 में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ। अब ई बुक की ओर चलते हैं सर, जो मैंने आपके लिए तैयार किए उदाहरणों के साथ आसान शब्दों में। तो जैसा कि सर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, क्या पति पत्नी की संपत्ति का झगड़ा फैमिली कोर्ट सुलझा सकती है। के ए अब्दुल जलील विरुद्ध टी ए शाहिदा AIR 2003 सुप्रीम कोर्ट 3184। ये ई बुक का टाइटल है, शीर्षक है, और हमारा वीडियो का भी सर यही टाइटल है। इसका उत्तर हमें सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय से मिलता है। ये जो ऐतिहासिक निर्णय है इसकी जो पृष्ठभूमि है संक्षिप्त में मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में। इस केस में पति और पत्नी के बीच विवाह की वैधता के साथ साथ संपत्ति के अधिकार का भी विवाद था। पति ने फैमिली कोर्ट में याचिका लगाई कि विवाह के बाद खरीदी गई संपत्ति पर उनका विशेष अधिकार है, पत्नी ने इसका विरोध किया। बिल्कुल सिंपल और आसान शब्दों में सर पूरे जजमेंट को मैं आपको बता रहा हूं, ये ऐतिहासिक फैसला है। इसमें सर जो कानून का प्रश्न पैदा हुआ वो बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या प्रश्न पैदा हुआ था, क्या फैमिली कोर्ट को पति पत्नी के बीच संपत्ति के विवाद में निर्णय देने का अधिकार है, ये इसमें कानून का प्रश्न पैदा हुआ था। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया।
मैं फैसले पर भी लेके चलूंगा सर, पूरे फैसले को मैंने प्रिंट किया इसी के नीचे, उसमें से भी मैं आपको जानकारी दूंगा, लेकिन एक सार मोटे मोटे तौर पे मैं आपको अभी बता रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट को पति पत्नी के बीच चल रहे किसी भी संपत्ति विवाद को सुनने, उसका निपटारा करने का अधिकार है, बशर्ते वह विवाद पति पत्नी के रिश्ते से जुड़ा हो। यानी अगर संपत्ति विवाद इस आधार पर है कि पति पत्नी के वैवाहिक संबंधों से जुड़ी है तो फैमिली कोर्ट उसमें निर्णय दे सकता है। अब इसमें महत्वपूर्ण निष्कर्ष और निष्कर्ष, इन दोनों पर भी हम चर्चा करते हैं सर। जो ई बुक में मैंने लिखा, महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या निकला सर इसमें? नंबर 1 है, संपत्ति विवाद अगर पति पत्नी के संबंध से जुड़ा है, जैसे कि साझा संपत्ति, विवाह के बाद अर्जित संपत्ति, तो वह फैमिली कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आता है, धारा 7C के जुरिडिक्शन में आता है। दूसरा महत्वपूर्ण निष्कर्ष जो है सर, अगर मामला तीसरे पक्ष से जुड़ा है या संपत्ति पूरी तरह से अलग और व्यक्तिगत है तो वह मामला सिविल कोर्ट में जाएगा। ये दोनों महत्वपूर्ण निष्कर्ष इसमें से निकलकर हमारे सामने आए। अब निष्कर्ष भी क्या अंत में इसमें जो निकला है सर, वो भी हम देख लेते हैं। इसलिए यदि पति पत्नी के बीच संपत्ति को लेकर विवाद है तो वह उनके वैवाहिक संबंधों से जुड़ा हुआ है तो फैमिली कोर्ट उसे सुलझा सकती है। और यही बात के अब्दुल जलील विरुद्ध टी शाहिदा 2003 में बताई गई है। अभी आप देख रहे हैं सर स्क्रीन पे न्यायिक दृष्टांत, मैंने आप लोगों के लिए ई बुक में हिंदी और अंग्रेजी दोनों में इसको प्रिंट किया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह निर्णय जो आपको अभी दिखाई दे रहा है ये इंग्लिश में है। मैं अब आपको हिंदी की ओर लेके चल रहा हूं ताकि उसमें से महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बता दूं। ये सर आप आ चुके हैं अब हिंदी पे। ये पूरा इंग्लिश था सर ऊपर, ये उसके नीचे मैंने इसको हिंदी भी किया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय 10 अप्रैल 2003 के अब्दुल जलील बनाम टी शाहिदा। इसमें हम आगे बढ़ते हैं सर। इसमें याचिकाकर्ता के अब्दुल जलील है और प्रतिवादी टी शाहिदा। कुछ इसका प्रकरण में वही शब्दों में जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लिखा हुआ है उसकी ट्रांसलेट है ये, उसी को मैं सर आपको वर्ड टू वर्ड पढ़कर बता रहा हूं। इससे पहला तो मैंने इसका एक सार बताया आपको, मगर ये स्पेशली उसी जजमेंट में से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं जो ई बुक के अंदर प्रिंटेड है। इस अपील में यह सवाल विचारणी है कि क्या पारिवारिक न्यायालय को तलाकशुदा पक्षों की संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार है। नंबर 1 चीज, उक्त प्रश्न केरल उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित 20-3-2001 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न हुआ है, जिसमें पारिवारिक न्यायालय एर्नाकुलम द्वारा दिनांक 22/7/1998 को ओपी संख्या 343/1996 में पारित आदेश के विरुद्ध अपील को खारिज कर दिया था। ये इसका संक्षिप्त सार है। इसमें हम आगे चलते हैं सर। इसमें कुछ प्रकरण की परिस्थिति को भी मैं बता देता हूं, क्योंकि हम जब सूक्ष्म अवलोकन कर ही रहे हैं, जजमेंट ही हमारे सामने है, उसी में से पढ़ा जा रहा है, तो इसके फैक्ट भी मैं कुछ आपको बता देता हूं। इस अपील में पक्षकारों का विवाद 3/1/1988 को हुआ था। के अब्दुल जलील और शाहिदा का विवाह 1988 को हुआ था। 11/10/1988 को उनके विवाह से एक पुत्री का जन्म हुआ। कथित तौर पर दूसरे बच्चे के जन्म के बाद प्रतिवादी के स्वास्थ्य में गिरावट के कारण, किस कारण, मतलब जब दूसरा बच्चा हुआ तो शाहिदा की तबीयत खराब रहने लगी, तो स्वास्थ्य खराब रहने के कारण दोनों में मनमुटाव हो गया और तनावपूर्ण हो गए उनके संबंध। प्रतिवादी ने तर्क दिया कि शादी के समय नकदी रूप में बड़ी राशि और सोने के गहने भी दिए गए थे। शाहिदा ने यह तर्क दिया कि दहेज, जो शादी के समय नकदी राशि और सोने के जेवरात दिए गए थे। नगद राशि से अपीलकर्ता ने 1/2/1988 को याचिका की अनुसूची ए में वर्णित एक संपत्ति खरीदी। मतलब अनुसूची ए और अनुसूची बी दो न्यायालय में पेश की गई थी, जिसमें सारी संपत्ति का डिटेल विवरण था कि नगद राशि से कौन सी संपत्ति खरीदी गई है और जेवर बेच के कौन सी संपत्ति खरीदी गई है। उन्हें अनुसूची ए और बी दिया गया था। इसमें 1/2/1988 को याचिका की अनुसूची ए में वर्णित एक संपत्ति खरीदी, शेष राशि अपीलकर्ता ने रख ली। उसको कथित तौर पर प्रतिवादी के सोने के गहने बेचे और बिक्री के आय से उसने याचिका की अनुसूची बी में वर्णित संपत्ति खरीदी। ये इसके महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। आगे इसमें संपत्तियों के संबंध में पार्टियों द्वारा एग्जिबिट A1, मतलब जब साक्ष्य में उसको एग्जिबिट कराया जाता है तो न्यायालय में प्रदर्श P1 या एग्जिबिट P1 उस पर अंकित किया जाता है। गवाह खड़ा रहता है कटघरे में,
विटनेस बॉक्स में जज साहब डायस पर बैठे होते हैं, वकील साहब मुख्य परीक्षण करा रहे होते हैं। उस समय उनसे जो सवालात पूछे जाते हैं कि जैसे शाहिदा के गवाह करवाए गए न्यायालय में, एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, तो उनके वकील साहब उससे पूछते हैं, पहला तो आदेश 18 नियम 4 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत लिखित बयान अदालत में पेश कर दिए जाते थे और उस पर डायरेक्ट प्रति परीक्षण प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रारंभ कर दिया जाता था। लेकिन अब वो स्थिति समाप्त कर दी गई है। अब डायरेक्ट ही विटनेस बॉक्स में खड़े होके वादी को उसके बयान देना होते हैं। तब ऐसी स्थिति में जो उनसे पूछा जाता है कुछ वकील साहब के द्वारा और उनके द्वारा जो बयान दिए जाते हैं मुख्य परीक्षण के जरिए, तो उसमें अनुसूची ए और अनुसूची बी को एग्जिबिट कराया गया था, प्रदर्शित कराया गया था। ये मैं आपको बीच में बता रहा हूँ सर, जो एक कोर्ट की प्रैक्टिस के दौरान जो कार्रवाई की जाती है। तो इसमें सर एग्जिबिट A1 के रूप में एक समझौता किया गया था। एक ये एग्जिबिट अनुसूची ए अलग है, अनुसूची बी अलग है और एग्जिबिट A1 अलग है। ये उनका समझौता जो दोनों के बीच में हुआ था कि जिसके अनुसार वह सहमति हुई थी कि उक्त राशि से खरीदी गई संपत्ति अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी के नाम पर हस्तांतरित की जाएंगी। अपीलकर्ता मतलब अब्दुल जलील के द्वारा शाहिदा को वो वापस कर दी जाएंगी। ये उनके बीच में समझौता हुआ था। प्रतिवादी के नाम पर हस्तांतरित की जाएंगी। अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के साथ अपने संबंधों में तनाव आने के बाद 1/11/1995 को तलाक की घोषणा कर दी। तलाक भी दे दिया उसने। उक्त समझौते के अनुसार प्रतिवादी ने 8/12/1995 को पारिवारिक न्यायालय में OS संख्या 85/1995 के रूप में एक मुकदमा दायर किया। अपीलकर्ता ने अपने लिखित बयान में यह भी आरोप लगाया, वो आरोप ये भी लगा रहे हैं समझौते के बारे में कि यह डरा धमका कर करा लिया गया था, उसकी सहमति नहीं थी, क्योंकि उसमें लिखा था कि अब्दुल जलील सारी संपत्ति शाहिदा को दे देंगे। तो वो ये कह रहे हैं अब्दुल जलील की यह डरा धमका कर किया गया था। आरोप लगाया कि उक्त समझौते पर उसने धमकी और दबाव में हस्ताक्षर किए थे और आगे तर्क दिया कि इसके समर्थन में उसके द्वारा निष्पादित किए गए कई दस्तावेज भी बल प्रयोग करके प्राप्त किए गए। और भी उसने आगे इल्जाम लगाया कि ये समझौता ही नहीं, और भी कई दस्तावेजों पे मुझसे डरा धमका कर दस्तखत करा लिए गए। अब अदालत इसमें क्या जजमेंट देती है सर, हम आगे देखते हैं। इसमें जो कुटुंब न्यायालय ने जो फैसला दिया मैं आपको सर वो भी बता देता हूं। फैमिली कोर्ट के द्वारा पारिवारिक न्यायालय ने 22/7/1988 को इसमें जजमेंट दिया और इसके द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में वाद का आदेश दिया, जिसमें यह निष्कर्ष निकला कि अनुसूची ए संपत्ति की पूर्ण स्वामी थी तथा अनुसूची बी संपत्ति में 23/100 शेयरों की भी स्वामी थी। ये कुटुंब न्यायालय ने इसमें फैसला दे दिया। इससे असंतुष्ट होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील पेश की और फिर मामला भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचा। अपील खारिज कर दी गई इसको हाईकोर्ट में। अब इसमें जो मुख्य मुद्दा सर पैदा हुआ, मैं आपको उस ओर लेके चलता हूं ताकि हमारा वीडियो भी लंबा ना हो और जो हमारे वीडियो का टाइटल है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आपको प्रदान कर सकूं। इस ऐतिहासिक फैसले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष दिया गया, ये येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया हुआ है ई बुक के अंदर, मैं उसी को सर पढ़ के आपको बता रहा हूं। अब यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है सर? कि कुछ प्रकार के विवादों के समाधान के लिए विशेष रूप से बनाए गए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की उदारता पूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए। ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया है कि उस कानून को जो है कि संकीर्णता से या बहुत ही सीमित दायरे में नहीं समझते हुए उसकी उदारता पूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए। हमारी राय में यदि अधिनियम की धारा 7 में संलग्न स्पष्टीकरण सी को सीमित अर्थ दिया जाता है तो वह उद्देश्य विफल हो जाएगा। मतलब जो उसका विस्तार से जो लिया जाना चाहिए वो सीमित मान लिया जाएगा यदि उसको सही तरीके से नहीं समझा गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बताया गया है सीमित अर्थ दिया जाता है तो वह उद्देश्य विफल हो जाएगा, जिसके लिए पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई थी। यह भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया सर, इसमें निष्कर्ष एक बार फिर पढ़ देता हूं मैं। अब यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि कुछ प्रकार के विवादों के समाधान के लिए विशेष रूप से बनाए गए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र की उदारता पूर्वक व्याख्या की जानी चाहिए। हमारी राय में यदि अधिनियम की धारा 7 में संलग्न स्पष्टीकरण सी को सीमित अर्थ दिया जाता है तो वह उद्देश्य विफल हो जाएगा, जिसके लिए पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की गई है। तो ये सर हमारे आज के जो वीडियो का टाइटल है और शीर्षक है, उसका मैंने मुकम्मल कानूनी जवाब आपको दे दिया है। और जो बुक के अंदर से भी धारा 7C है वो भी सर मैंने आपको पढ़ के बता दी है। उसमें स्पेशल बताया गया है कि किसी विवाह के पक्षकारों के बीच ऐसे पक्षकारों की या उसमें से किसी की संपत्ति की बाबत कोई विवाद या कार्रवाई का जुरिडिक्शन कुटुंब न्यायालय का होगा। अब इसमें सर हम आगे चलते हैं।
ये आप देख रहे हैं। इसलिए इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं, जिसे लागत के साथ खारिज कर दिया जाता है। मतलब अब्दुल जलील जो हैं, के अब्दुल जलील, उनकी जो अपील थी भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निरस्त कर दी गई। वकील की फीस 5,000 रुपये आंकी गई। तो ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला है सर, जो ज्यूरिडिक्शन से संबंधित है, क्षेत्राधिकार से संबंधित है। क्योंकि अक्सर कई बार हमारे सामने कोर्ट की प्रैक्टिस के दौरान ये सवाल उत्पन्न हो जाता है कि ये मुकदमा हम कहाँ पेश करें। और ये कोर्ट की प्रैक्टिस के दौरान से ही मतलब नहीं है, ये एक आम व्यक्ति के लिए भी एक बड़ा ही जानकारी भरा विषय है। एक आम व्यक्ति के भी अगर समझ में बात आती है कि ये जो भारत का जो ऐतिहासिक फैसला है और जो क्षेत्राधिकार की धारा 7C में बताया गया है, उसके तहत पति पत्नी का जो विवाद है वो फैमिली कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो वो व्यक्ति भी ये समझ पाएगा, एक आम व्यक्ति भी, कि ये मुकदमा कहाँ पेश होगा। वकील साहब के लिए भी उपयोगी है। विधि के स्टूडेंट जो जिन्होंने वकालत की नई अभी शुरुआत की, उन सभी के लिए बड़ा उपयोगी विषय है सर। क्योंकि ये कानून की वो छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका अक्सर हमें ज्ञान नहीं होता है। अब आप देखें कि ये जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है के अब्दुल जलील विरुद्ध शाहिदा 2003 का, उसमें भी यही मुद्दा पैदा हुआ था सर। अब जब 2003 में जो कि 2003 का ही फैसला है, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं सर ऊपर से। क्योंकि जब 2003 में सर ये बात पैदा हो चुकी है, तो भला छोटी अदालतों में ये प्रश्न क्यों नहीं आया होगा। एक क्वेश्चन है सर हमारे सामने, आप देख रहे हैं, ये देखना है 2003 का है सर ये। जब 2003 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अगर ये मामला उठा है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डिसाइड कर दिया, तो उससे पहला कितनी अधीनस्थ अदालतों में ये मुद्दा उठा होगा। और उचित जो है कि निर्णय के अभाव में उस समय जो भी डिसीजन रहा हो, और ये मुद्दा कहीं भी उठ सकता है सर, अभी भी उठ सकता है कि विपक्षी पार्टी, वादी या प्रतिवादी, अधिवक्ता, ये दोनों में से कोई भी उसमें आपत्ति ले सकते हैं कि सर ये कुटुंब न्यायालय में गलत पेश किया गया, ये सिविल न्यायालय में पेश किया जाना चाहिए था। तो उसके संबंध में भी मैंने कुछ जानकारी आपके लिए कलेक्ट करके रखी, महत्वपूर्ण जानकारी कानून के तहत। आइए सर मैं आपको जानकारी भी प्रदान करता हूं। ये सर, ये जो आप देख रहे हैं, ये ई बुक चल रही है सर। ये ई बुक के अंदर से ही मैं जानकारी इसलिए देता हूं ताकि आप परिचित भी हो जाएं कि ई बुक के अंदर क्या लिखा है। क्योंकि जब आप इसको परचेस करेंगे तो यही की यही ई बुक आपको वहां से प्राप्त होगी। इसमें सिविल न्यायालय के संबंध में मैंने एक टॉपिक अलग से शामिल किया। क्या पति पत्नी के संपत्ति के झगड़े का दावा सिविल न्यायालय, दीवानी न्यायालय में भी किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। लेकिन वो सिचुएशन और परिस्थिति क्या होगी? वो सिचुएशन और परिस्थिति जो अभी उपरोक्त मैंने आपको बताई है, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो ऐतिहासिक फैसला दिया गया है, उससे भिन्न जो भी परिस्थितियां होंगी, वो मामले सिविल न्यायालय के द्वारा भी सुने जाए। तो कहने का मतलब सर ये हुआ कि जो मैंने अभी आपको भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला अभी आपको पढ़ के बताया है, उसमें जो परिस्थिति और कंडीशन बताई गई है, उससे हटके अगर कोई मामले हैं तो वो दीवानी न्यायालय के द्वारा सुने जाएंगे। किस प्रकार से, उसको मैं आपको बता देता हूं कि धारा 7 में जो है, फैमिली कोर्ट को पति पत्नी के बीच वैवाहिक संबंध में पालन, भरण पोषण और संपत्ति से संबंधित विवाद, यदि वे वैवाहिक संबंध से जुड़े हों, फैसला करने का अधिकार है। इसका उदाहरण क्या है सर? इसमें उदाहरण भी बड़े महत्वपूर्ण है। नंबर 1 है विवाह के बाद खरीदी गई साझा संपत्ति। मतलब विवाह हो चुका है और उसके बाद दोनों ने मिलकर कोई संपत्ति खरीदी, या जैसा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसला अभी मैंने आपको बताया, उसमें पत्नी को नकदी और जेवरात मिले थे, उनसे पति ने संपत्ति खरीदी थी, तो ये भी वैवाहिक स्थिति के दौरान खरीदी गई संपत्ति मानी जाएगी। अब सपोज करो कि कोई संपत्ति पति ने विवाह से पहले खरीदी है, उसकी व्यक्तिगत आमदनी से खरीदी है, जो भी मामला है, तो ये उसकी स्वयं की संपत्ति हो गई सर। ये वैवाहिक स्थिति के दौरान खरीदा गया मामला नहीं है। तो वो स्थिति एक अलग हो गई। लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला है, उसमें उनकी वैवाहिक स्थिति के दौरान उन संपत्तियों को खरीदा गया था। अगला मामला है दहेज का सामान और पति पत्नी के बीच संयुक्त खाते या निवेश का विवाद। यदि कोई खाता है बैंक में या उन्होंने संयुक्त निवेश किया है, इसका कोई विवाद है, तो उसको भी कुटुंब न्यायालय के द्वारा ही डिसाइड किया जाएगा। इसके स्रोत जो फैमिली कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, इसमें हम सिविल न्यायालय का अधिकार क्षेत्र जो होगा, सिविल न्यायालय का अधिकार बहुत व्यापक होता है सर। जैसे कि कुटुंब न्यायालय का तो धारा 7 में दिया गया है,
स्पेशली दिया गया है, लेकिन सिविल न्यायालय का तो बड़ा विस्तृत क्षेत्र होता है, इसमें तो सभी कुछ समाहित हो जाता है, जितने भी सिविल नेचर के मामले होते हैं। उसमें जो दावा कब किया जा सकता है, हम इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। विवाद तीसरे पक्ष से जुड़ा हो, जैसे कि भाई बहन माता पिता, पैतृक संपत्ति है, खानदानी संपत्ति है, उसका विवाद कुटुंब न्यायालय के द्वारा नहीं डिसाइड नहीं किया जाएगा, वो सिविल न्यायालय के द्वारा ही सुना जाएगा। इसी प्रकार से भाई बहन का विवाद है, कोई भाई बहन की संपत्ति हड़प रहा है, भाई भाई की संपत्ति हड़प रहा है, तो ये भी सर कुटुंब न्यायालय में नहीं आते हुए सिविल न्यायालय के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, क्योंकि धारा 7C में ये स्पष्ट बताया गया है कि वैवाहिक स्थिति के दौरान जो संपत्तियां खरीदी गई हैं उन्हीं का फैमिली कोर्ट के द्वारा निराकरण किया जाएगा। हम आगे समझते हैं सर। इसमें विवाद तीसरे पक्ष से जुड़ा हुआ है, संपत्ति अलग अलग व्यक्तिगत हो और वैवाहिक संबंधों से नहीं जुड़ी हो, तो ये भी दीवानी न्यायालय के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। संपत्ति पर कानूनी अधिकार, स्वामित्व या कब्जे का कोई प्रश्न हो, ये भी दीवानी न्यायालय के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। पार्टियों में से कोई एक चाहता हो कि मामला सामान्य सिविल कानून के तहत निपटे, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन सक्सेशन एक्ट आदि। और इस प्रकार से इसमें सर जो महत्वपूर्ण बात निकल के आती है, इसमें जो स्रोत बनेंगे सर जो दीवानी न्यायालय के, तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी प्रकार का किसी संपत्ति पे हक रखता है विधि अनुसार, तो उसकी घोषणा वो अदालत से करवाने का अधिकारी होता है। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 के तहत मुकदमे अदालत में पेश किए जाते हैं। जैसे कि कोई स्वत्व संबंधी विवाद है, भाई बहनों के बीच में, उनके अंश को लेके, उत्तराधिकार को लेके, तो पहले वो उत्तराधिकार के हिसाब से उनका पूरा अंश निकालेंगे, फिर निकालने के बाद अदालत में दावा पेश करेंगे और माननीय न्यायालय से जज साहब से निवेदन करेंगे कि हमारे इस उत्तराधिकार अधिनियम के हिसाब से हम सभी भाइयों को इतना इतना अंश मिलता है, और एक भाई या बहन के द्वारा विधि विरुद्ध तरीके से हमारे हक को अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है और हड़पने का प्रयास किया जा रहा है, हमारे स्वत्व को चुनौती दी जा रही है, तो इसलिए माननीय न्यायालय इस हमारे अंश की स्वत्व घोषणा करें और हमें उसका जो अवैध कब्जा हटाकर हमें कब्जा दिलाया जाए। तो ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 की धारा 34 के तहत दावा पेश होगा। एक उदाहरण के तौर पे शॉर्ट में सर आपको बता दिया ताकि आप समझ सकें यहाँ कंडीशन किस प्रकार की बनती है। और वो जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला है के अब्दुल जलील विरुद्ध शाहिदा 2003, उसकी कंडीशन और परिस्थितियां बिल्कुल इससे डिफरेंट हैं, जो कि मैंने आपको पूरे फैसले के अंदर से ही पढ़ के बताई है। इसमें सर जो अंत में निष्कर्ष निकलता है, फैमिली कोर्ट सुनती है संपत्ति के विवाद जब वह पति पत्नी के रिश्ते से जुड़ा हो, सिविल कोर्ट सुनती है ऐसे विवाद जहां तीसरे पक्ष शामिल हो, संपत्ति व्यक्तिगत हो या फैमिली कोर्ट का क्षेत्राधिकार लागू ना होता हो, वो सब सिविल कोर्ट के द्वारा सुने जाएंगे। इसलिए दोनों कोर्ट में दावा संभव है। स्थिति और विवाद की ये प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो विवाद किस नेचर का है, उसी के आधार पर डिसाइड होगा कि वो फैमिली कोर्ट की धारा 7 के तहत आएगा कि वो सिविल कोर्ट में आएगा। अब इसमें ये तो सर हमारे विषय से रिलेटेड मुकम्मल कानूनी जानकारी मैंने आपको प्रदान कर दी है। अब हमारी ई बुक में आगे क्या है उससे भी मैं आपको शॉर्ट में परिचित करा देता हूँ। विषय सूची है सर, इसमें अध्याय 1 में पारिवारिक न्यायालयों का परिचय, अध्याय 2 में विवाह से जुड़े विवाद, अध्याय 3 में तलाक और विवाह विच्छेद, अध्याय 4 में भरण पोषण और गुजारा भत्ता, अध्याय 5 में बाल संरक्षण और अभिरक्षा, अध्याय 6 में संपत्ति विवाद एवं उत्तराधिकार, अध्याय 7 में गोद लेने से जुड़े मामले, अध्याय 8 में घरेलू हिंसा और महिलाओं के अधिकार, अध्याय 9 में आपसी सहमति और मध्यस्थता, अध्याय 10 में फैमिली कोर्ट में वाद दायर करने की प्रक्रिया, अध्याय 11 में फैमिली कोर्ट से जुड़े नवीनतम निर्णय और केस ला, अध्याय 12 में निष्कर्ष एवं कानूनी परामर्श और अंत में सर डिस्क्लेमर। ये आप देख रहे हैं, ये मैंने शीघ्र गति से आपको शॉर्ट में पढ़ के ई बुक का भी परिचय करा दिया। हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो ई बुक के प्रारंभ में ही है, जो मैंने आपको ई बुक के अंदर से जानकारी दी। उसके बाद विषय सूची चालू हुई है, और जो मैंने विषय सूची जो बनाई है उसके बाद ये पूरी विषय सूची की डिटेल है सर। इसमें ये जो मैं स्क्रॉल करके नीचे ले जा रहा हूँ आप देख रहे हैं, इसमें ये जजमेंट, एक और जजमेंट भी है सर भारत के सर्वोच्च न्यायालय का, जो कि इसी प्रकार से इस प्रश्न पर आधारित है धारा 13 के, कि क्या फैमिली कोर्ट में वकील साहब को नियुक्ति की अनुमति है। ये इस पे मैं एक स्पेशल वीडियो आपको बनाऊंगा, वो बाद में बताऊंगा। ये स्क्रॉल करके सर मैं ई बुक नीचे ले जा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। मैं इसको तेज गति से भी ले जाता हूँ सर, ताकि आपको मैं उन टॉपिकों को बता सकूं कि जो इसमें मेरे द्वारा अतिरिक्त तौर पे शामिल किए गए। ये अध्याय 10 हो गया। अब आप देख रहे हैं सर, ये फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत अपील की सीमा क्या है, ये स्पेशल टॉपिक ई बुक में
अध्याय 12 के बाद जोड़ा गया है। इसी प्रकार से जो अगला टॉपिक है, फैमिली कोर्ट में कौन कौन से केस निपटाए जाते हैं, इस पे मैंने स्पेशल वीडियो भी बनाया है सर, और ये ई बुक के अंदर शामिल है। ऊपर वाला जो टॉपिक अभी बताया उस पे भी मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोड है, और ई बुक के अंदर भी उसका उल्लेख है। इसी प्रकार से इससे अगला जो टॉपिक है, ये क्या पारिवारिक संपत्ति विवाद कुटुंब न्यायालय में दाखिल किया जा सकता है, इस पे भी मैंने सर स्पेशल वीडियो बनाया है जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। क्योंकि ये जैसे कि धारा 7C पर हम चर्चा कर ही रहे हैं, ये भी लगभग उसी से संबंधित है। क्योंकि मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे ये भी सवाल पूछा था कि एक पिता की यदि 3 संतान है, उसमें से एक भाई बहन का हिस्सा हड़प जाना चाहता है, तो क्या हम फैमिली कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसलिए स्पेशली मैंने इस टॉपिक को भी इसमें शामिल किया है, और इस पे अलग से वीडियो भी बनाया है सर, और उसकी ई बुक भी अलग से उसी वीडियो के नीचे अपलोडेड है, और वो टॉपिक का शीर्षक मैंने इसमें भी शामिल किया है। इसी प्रकार से जो हमारा नेक्स्ट इसमें टॉपिक है, ये नेक्स्ट टॉपिक सर हमारा ये है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये आ चुके हैं हम। क्या हमें फैमिली कोर्ट में एडवोकेट चाहिए, कुटुंब न्यायालय अधिनियम की धारा 13 से संबंधित है। इस पे भी सर स्पेशल वीडियो मैंने बनाया, और ये साइटेशन ये इसी से संबंधित है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। 10 मार्च 2006 को साधना पात्रा बनाम सुपुत्र प्रधान उड़ीसा उच्च न्यायालय का फैसला है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि वीडियो सर काफी लंबे हो जाते हैं, इसलिए इस वीडियो में मैंने इसी टॉपिक को शामिल किया है। फैमिली कोर्ट की शक्तियां, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 एवं BSA 2023 के संदर्भ में एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, ये भी सर हमने इसमें शामिल किया है, इसी बुक के अंदर ही शामिल है। इसी प्रकार से जो फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 9 क्या तलाक से बचा सकती है, ये जो टॉपिक है, और इसी टॉपिक पे मेरे चैनल पर वीडियो भी अपलोड है कि फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 9 क्या है, न्यायालय के द्वारा समझौते का प्रयास किस प्रकार से किया जाएगा, वो वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है। उसकी ई बुक भी उसी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड है, और उसको ई बुक में भी सर शामिल किया गया है। मैं आपको परिचित करा रहा हूँ इसी प्रकार से, इस ई बुक में भी ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। कुछ टॉपिक कुछ ई बुक में नहीं मिल सकते हैं, लेकिन संभवतः मेरे द्वारा कोशिश की गई है कि हर टॉपिक मिल जाए। और इसी के संबंध में मैंने एक काफी अच्छा तलाक के संबंध में धारा 9 में जो शेर से मैंने समझाने की कोशिश की है शायरी से, हजारों ख्वाहिशें ऐसी की हर ख्वाहिश पे दम निकले, तो क्यों ना रिश्ते की एक ख्वाहिश और जिंदा रखी जाए, हो सकता है कि वही ख्वाहिश तलाक को सुलह में बदल दे। ये धारा 9 पे स्पेशल इस शेर से ही मैंने शुरुआत की है उस वीडियो की, और स्पेशल व्याख्या मेरे द्वारा उसकी की गई है कि किस प्रकार से तलाक से बचा जा सकता है। क्योंकि यदि पति पत्नी के बीच में विवाह होने के बाद संतान का भी जन्म यदि हो चुका होता है, और यदि ऐसी स्थिति में उनके बीच विवाह विच्छेद होता है या तलाक होती है, तो उस मासूम बच्चे की जान पे बड़ा जुल्म होता है, उसका जीवन तहस नहस हो जाता है, उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है सर। इसलिए क्यों हो जाती है सर बर्बाद, क्योंकि हो सकता है पति कहीं और शादी कर ले और पत्नी कहीं और शादी कर ले, और उस बच्चे को दोनों जगह एक्सेप्ट नहीं किया जाए, या तो एक जगह जहां शादी हुई वहां पति एक्सेप्ट ना करे, या जिसने नई जगह पत्नी से शादी की वो एक्सेप्ट ना करे, तब क्या होगा बच्चे का सर, उसको तो माँ बाप के लाड़ और प्यार से हमेशा के लिए वंचित हो गया हो, उसकी तो मासूम जिंदगी फलने फूलने से पहले ही बर्बाद हो गई। तो ऐसी स्थिति में तलाक से बचना ही सर्वोत्तम रास्ता है। और तलाक से किस प्रकार से बचा जाएगा, इसके बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके और सुलह समझौते के तरीके और किस प्रकार से किया जाएगा, उस पर सर मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाना वाला हूं, और वो सभी उपाय मेरे द्वारा बताए जाएंगे उसमें, जिसमें आप तलाक से उन उपायों पे चल के बचने की कोशिश कर सकते हैं। हम इसमें आगे बढ़ते हैं। ये सर हमारा टॉपिक ये भी इसमें शामिल हो गया। अब इसमें सर जो अगला टॉपिक है सर मैं आपको वो भी बता देता हूँ। फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 6 क्या है सर, ये भी बड़ी महत्वपूर्ण धारा है फैमिली कोर्ट एक्ट की, भी बड़ी महत्वपूर्ण है सर। इसको भी इस टॉपिक पे शामिल किया गया है इसमें, और इस पे एक स्पेशल वीडियो भी मैंने बनाया है। चूंकि धारा 6 और धारा 9 इन दोनों का सर चोली दामन का साथ है। ये सर सभी कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 की है। क्योंकि धारा 9 में जब जज साहब के सामने कोई भी तलाक याचिका या पुनर्स्थापना की या कोई भी मामला कुटुंब न्यायालय से संबंधित है, जो धारा 7 के क्षेत्राधिकार में आता है, पेश किया जाता है। और अगर यदि जज साहब को लगता है कि इसमें राजीनामा होने की संभावना है, तब जज साहब उसको राजीनामे के लिए तुरंत नियत कर देते हैं। अब जब जज साहब के द्वारा उसको राजीनामे के लिए नियत किया जाता है, तो वो प्रकरण
काउंसलर के पास भेजा जाता है, जो दोनों पक्ष को बिठाकर राजीनामे की समझाइश की कोशिश करेगा। उनकी नियुक्ति धारा 6 के तहत की जाती है। राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के बाद उसके कर्मचारी और उन काउंसलर, परामर्शदाता, इन सब की नियुक्ति करता है। ये धारा बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर काउंसलर ही नहीं होगा तो न्यायालय किसके पास भेजेगा राजीनामे के लिए, सुलह समझौते के लिए? धारा 9 का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण धारा है। इस पे स्पेशल वीडियो सर मैंने बनाया, जो मेरे चैनल पर अपलोडेड है। ये ई बुक से भी सर मैं आपको परिचित करा रहा हूँ। और उसी प्रकार से जब हम आगे चलते हैं, अंत में सर ये डिस्क्लेमर आ चुकी है। तो ये इस प्रकार से ये पूरी ई बुक की जानकारी भी सर मैंने आपको दे दी है। और ई बुक की भी जानकारी देने का सर मेरा मुख्य मकसद यही है कि यदि आप जब इस ई बुक को परचेस करेंगे तो यही ई बुक आपको प्राप्त होगी। हर वीडियो के नीचे अलग अलग ई बुकें अपलोडेड हैं और सभी में कुछ ना कुछ मैटर भिन्न है। लगभग सभी में मैटर कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको मिलेगा। इस ई बुक की लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। 199 रुपीज मात्र कीमत इसकी मेरे द्वारा रखी गई है। यदि आप में किसी को आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको खरीद सकते हैं। मेरे कई व्यूअर्स ने मुझसे कहा है कि सर आप जो भी वीडियो बनाएं उसका पीडीएफ हमें जरूर उपलब्ध कराएं, तो उसी का एक रास्ता मैंने निकाला है। ये एक पीडीएफ ही है, इसको आप ई बुक भी कह सकते हैं। इसमें मैंने उन तमाम कानूनों का संग्रह करके एक जगह में लेके आया हूं, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके। एक आम व्यक्ति जो वकील नहीं है उसके लिए भी लाभकारी है, जो वकील है उसके लिए भी लाभकारी है, जो विधि के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी लाभकारी है, और जो वकील साहब जिन्होंने अभी वकालत की शुरुआत की है और वो भी कानून से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी चाहते हैं, उनके लिए भी उपयोगी है। मतलब ये आम और खास सभी के लिए उपयोगी है। इसमें वो महत्वपूर्ण जानकारियों का संग्रह मैंने एक जगह किया है, ताकि आपको समझने में आसानी हो सके, आपकी प्रॉब्लम दूर हो सके। ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक ही है। इसकी प्रोसेस क्या होगी खरीदने की, सर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। जब आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे तो ई बुक डाउनलोड दिखाई देगा। आप उस पर वहां से जैसे ही क्लिक करेंगे तो बाय नाउ का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। वहां भुगतान करके आप इस ई बुक को परचेस कर सकते हैं। आपके ईमेल पे निष्ठा मोजो की ओर से डाउनलोड का मैसेज भेज दिया जाएगा। आप आपके स्मार्टफोन पे, मोबाइल पे, कंप्यूटर पे इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। आपको आवश्यकता लगे तो आप इसकी प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। ई बुक डाउनलोड के नीचे ही प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक स्टोर दिखाई देगा। यदि आप उस पर क्लिक करते हैं तो वहां से मेरे स्टोर पर पहुंच जाएंगे। वहां मैंने 60 से ऊपर ई बुक अपलोडेड की हैं विभिन्न प्रॉब्लमों को सॉल्यूशन करने के उद्देश्य से। प्रॉब्लम सॉल्यूशन ई बुक, यदि आपको उसमें से कोई आवश्यक महसूस होती है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने के लिए, तो आप मेरे स्टोर पे उन बुकों में से भी ढूंढ के उस ई बुक को भी आप परचेस कर सकते हैं। उसके नीचे वेबसाइट की लिंक दी हुई है मेरी, और उसके नीचे कंसल्टिंग का बटन दिया हुआ है। मेरे कई व्यूवर्स मुझसे फ़ोन नंबर भी मांगते हैं सलाह मशवरे के लिए, तो उसमें सर मेरे पूरे नियम और शर्तें लिखी हुई हैं। आपको उनका पहले पालन करना होगा, उसके बाद ही आप मुझसे संपर्क कर पाएंगे। जब आप मुझसे उन नियमों को पालन करने के बाद जब आप संपर्क करेंगे तो सभी डॉक्यूमेंट्स जो आपकी समस्या से और आप जिस पे सलाह मशवरा चाहते हैं उससे संबंधित हैं, उनको पीडीएफ बनाकर या फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप पर भेजना होंगे। और उन डॉक्यूमेंट्स को देखने के बाद फिर मैं आपको व्हाट्सएप पर कुछ मैसेज भेजूंगा सवाल करने के उद्देश्य से, ताकि आपकी जो मेन समस्या है वो डिटेक्ट कर सकें, उसको हम पहुंच सकें, पहचान सकें कि आपकी समस्या क्या है। और उन कागजों के साथ ही आपको आपकी पूरी प्रॉब्लम लिख कर भी भेजना होगी कि आप मुझसे क्यों संपर्क कर रहे हैं, क्या जानकारी चाहते हैं, किस मुद्दे पर सलाह चाहते हैं, वो आपको लिखकर भेजना होगी। उसके बाद फिर सर व्हाट्सएप पे मेरे द्वारा आपको एडवाइस दी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर फोन पर भी आपसे बातचीत की जा सकती है। ऑल इंडिया में आप कहीं भी हैं, मुझसे आप इस प्रकार से संपर्क कर सकते हैं। मैं और मेरा चैनल किसी भी प्रकार से किसी भी केस के हारने या जीतने का दावा नहीं करता हूं। ये माननीय जज साहब के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो प्रकरण के गुण और दोष के आधार पर जो भी फैसला देंगे वो आपका होगा। मेरे द्वारा सिर्फ एक जिसे कहना चाहिए कि एक राय, एक मार्गदर्शन या एक सलाह, या आपकी समस्या को सुलझाने की कोशिश का एक प्रयास है। आप ये ना माने कि आप मेरे पास आ गए तो आप केस जीत गए, या मैंने दावा कर दिया कि आप केस जीत गए। नो सर, बिल्कुल नहीं। ये तो माननीय जज साहब ही डिसाइड करेंगे केस की परिस्थितियों के हिसाब से। लेकिन चूंकि मैं एक अधिवक्ता हूं, इस वजह से मैं उस पर जो बेहतर हो सकता है आपको सलाह देने की कोशिश करूंगा। तो मेरे द्वारा सर आज के जो हमारा टाइटल है कि क्या पति पत्नी के झगड़े को फैमिली कोर्ट के द्वारा सुलझाया जा सकता है, उस पर मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी आपको प्रदान कर दी है। और उम्मीद है सर आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा।
मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।